हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने व्यापार एवं पेशे के लाभ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उनके संबंध में विभिन्न आयकर अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं, कौन से वे अस्वीकृत हैं, कौन सी आय शामिल की जाती है, इनके संदर्भ में विस्तृत विवेचन हमने किया है, उनको हमने समझा है। आज हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न में हमें सूचनाएं दे रखी हैं, लाभ हानि खाता या प्राप्ति एवं भुगतान जैसी भी परिस्थिति है, प्राय लाभ हानि खाता एक व्यापार के लिए होता है और प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक पेशेवर व्यक्ति के द्वारा बनाया जैसा जाता है, जैसे चिकित्सक है या वकील है, इनके द्वारा। अगर हमें प्रश्न में लाभ हानि खाता दे रखा है तो हमें दो ऑप्शन है हमारे पास में कि एक तो ये कि जितनी भी इस शीर्षक की आय है, जो भी हमने समझी है आयकर के प्रावधानों के तहत, वो सारी आयों को जोड़ ले और उनके संदर्भ में जितने भी स्वीकृत व्यय हैं उनको उसमें से घटा दें, तो इस प्रकार से व्यवसाय के कर योग्य लाभ आ जाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि जो लाभ हानि खाता दे रखा है उसमें लाभ प्रदर्शित होंगे, नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, उस नेट प्रॉफिट को आप आधार बनाएं प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। जब हमें कंप्यूटेशन करनी है टैक्सेबल प्रॉफिट की किसी भी एसएससी के लिए इस कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए, तो लाभ हानि खाता दिया होने पर प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ले लें और उसमें क्या करें कि इन मदों को आप जोड़ दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ डेबिट की गई मदें हैं, वो इस प्रकार की अगर हैं कि वे जो अस्वीकृत है परंतु लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिए। डेबिट करने का मतलब उसने लाभ को कम करके प्रदर्शित किया हुआ है। खर्चे डेबिट कर देने का मतलब ये हुआ कि खर्चे घटा दिए गए हैं, लाभ को कम कर दिया गया है। और अगर वो खर्चे वे स्वीकृत नहीं है, वो अस्वीकृत हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे लाभ सही होगा, उसको वापस से ऐड करते हैं। तो यही इन सारी बातों के लिए यही बात एप्लीकेबल है। वे जो अस्वीकृत है परंतु डेबिट कर दिए गए हैं, आप उनको वापस से जोड़ दीजिए। ऐसे ही करदाता के अगर कोई निजी व्यय है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, परंतु व्यापारिक लाभ हानि खाते में लिख दिए गए हैं। व्यापार अलग चीज है और व्यक्ति अलग चीज है, सेपरेट एंटिटी है दोनों। पूंजीगत व्यय अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई है तो उनको आप जोड़ दीजिए। व्यय जो व्यापार से संबंधित ही नहीं है परंतु P&L अकाउंट में लिख दिए गए हैं, डेबिट कर दिए गए, उनको जोड़ दीजिए। वे जो प्रीवियस ईयर से संबंधित नहीं है, जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है, जो 2020-21 हमारा जो है वो असेसमेंट ईयर, और गत वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो 19-20 से संबंधित नहीं है, उनको आप जोड़ दीजिए। ऐसे ही अगर लाभ हानि खाते के संदर्भ में अपने को कोई सूचना दे रखी है, वो नीचे यहाँ पर भी इसको हम बोल सकते थे परंतु मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, स्टॉक का मूल्यांकन। अगर आपने वहां पर प्रश्न में कोई सूचना है इस प्रकार की कि प्रारंभिक स्टॉक है वो ज्यादा मूल्यांकित है, यानी कि डेबिट पक्ष ज्यादा कर देने से लाभ कम कर दिया गया है, तो लाभ को सही करने के लिए ऐड कर दें। और फिर अगर न्यून अंतिम स्टॉक अगर उसका मूल्यांकन न्यून किया गया है, कम किया गया है, यानी क्रेडिट साइड को कम बताने से लाभ कम हो गए हैं, तो अब वापस उसको आप ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये मदें जो P&L अकाउंट में डेबिट कर दी गई हैं, लिखी हुई हैं, उन राशियों का समायोजन इस प्रकार से करेंगे। ऐसे ही लाभ हानि खाते में जो क्रेडिट की गई मदें हैं उनको देखिए आप, फिर उन मदों को लेस करना है जो इस प्रकार की आपको उसमें दिखती हैं। आय जो व्यापार पेशे की नहीं है, जो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, उनको आप वापस घटा दें क्योंकि उसमें क्रेडिट की हुई है, मतलब जोड़ा हुआ है। कर मुक्त आय जिसके ऊपर शीर्षक में कर ही नहीं लगना है परंतु अगर वो लिखी हुई है तो उनको आप कम कर दें। ऐसे पूंजी लाभ चाहे वो व्यापार के हित के लिए ही हो, व्यापारिक के संदर्भ के ही हो, तो भी पूंजी लाभ इस शीर्षक की आय नहीं कहलाती, तो इसको आप घटा दें अगर वो P&L अकाउंट में क्रेडिट की गई है तो। और इस प्रीवियस ईयर की अगर आय नहीं है तो उसको भी घटा दें, उसको क्रेडिट किया हुआ है, लाभ को बढ़ा के बताया हुआ है, वापस से उसको आप घटा दीजिए। इस प्रकार के आय को, तो ये समायोजन
लाभ हानि खाते से संबंधित ये दो समायोजन हो गए। डेबिट पक्ष को देख लीजिए और क्रेडिट पक्ष को देख लीजिए और इस प्रकार से समायोजन कर दीजिए। इसके बाद में अगर हमें प्रश्न में नीचे सूचनाएं दे रखी है, अतिरिक्त सूचनाएं या जिनको कहते हैं समायोजन दे रखे हैं, उन समायोजनों को पढ़िए। अगर वो समायोजन में लिखी हुई बात, प्रश्न में लिखी हुई बात अगर इनसे संबंधित है तो तत्संबंधी समायोजन यहीं पर हो जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ है ऐसा कि व्यापार पेशे की आय तो है परंतु क्रेडिट नहीं कर रखी है। P&L अकाउंट जो दे रखा है उसमें क्रेडिट साइड में वो मद नहीं है जो नीचे समायोजन में लिखी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसी मदों को हम जोड़ देंगे। और स्वीकृत व्यय जो P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किए गए हैं, व्यय तो स्वीकृत है परंतु लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्वीकृत व्यय की राशि को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और इस प्रकार के सारे समायोजन करने के उपरांत टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट्स ज्ञात हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार के समायोजन हमें लाभ हानि खाता दिया होने पर और नेट प्रॉफिट हम लेके चलेंगे लाभ हानि खाते का, और तो उसमें ये समायोजन करके टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट्स ज्ञात किए जा सकेंगे। ऐसे अगर कोई पेशेवर व्यक्ति है और उसने अपना प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया है और वो हमें प्रश्न में मिला है, तो हम क्या करें कि समस्त पेशेवर प्राप्तियां हैं उन सारों को जोड़ ले और उसमें से समस्त स्वीकृत व्यय है उनको घटा दें। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि लाभ हानि खाता जब हम बनाते हैं तो मर्केंटाइल सिस्टम है, व्यापारिक सिस्टम है, प्रीवियस ईयर से संबंधित व्यय होना चाहिए, प्रीवियस ईयर से संबंधित आय होनी चाहिए, वो यहाँ पर शामिल की गई है। आय है जोड़ी गई है और प्रीवियस ईयर से संबंधित व्यय है वो घटाए गए हैं। लेकिन जब हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात करते हैं तो उसमें रोकड़ आधार पर लिखे रखे जाते हैं, तो अदत्त व्ययों की स्वीकृति इसमें नहीं होती। प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पेड जो है एक्सपेंडिचर और अलाउड है, पेड है एंड अलाउड है, केवल वही घटाए जा सकेंगे, अदत्त व्यय नहीं घटाए जा सकते। इसी प्रकार से जो प्राप्तियां हैं वो भी प्रीवियस ईयर में जो प्राप्त हुई है रोकड़ के रूप में उन्हीं को हम लेंगे। सभी प्राप्ति चाहे वो गत वर्ष से पहले वाले वर्ष की ही हो परंतु प्राप्त प्रीवियस ईयर में हुई है तो वो कर योग्य हो जाएगी इस वाले साल में। ऐसे व्यय अगर प्रीवियस ईयर से पहले के सालों के हैं लेकिन चुकाए प्रीवियस ईयर में गए हैं तो ये रोकड़ आधार पर लेखे रखे जाने के कारण स्वीकृत हो जाएंगे और वो घटाए जा सकेंगे यहाँ पर। और इस प्रकार से समायोजन करके उस पेशे की कर योग्य आय इस प्रकार से इन दोनों के अंतर करने से ज्ञात हो जाएगी, प्राप्तियों और भुगतानों का अंतर करके। तो इस प्रकार से हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट और प्रोफेशनल इनकम के लिए। अब यहाँ पर यद्यपि हम सारी मदों को समझ चुके हैं बहुत अच्छे से पहले के वीडियोस में कि कौन सी स्वीकृत है और कौन सी अस्वीकृत है, परंतु फिर भी प्रश्न के लिए मैं एक बार वापस कुछ मदों को दोहरा देता हूं कि कौन सी ऐसी मदें हैं जो P&L अकाउंट में अगर आपको डेबिट दिखती हैं तो आपको पुनः उनको जोड़ देना है। यहाँ पर अस्वीकृत या इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो मैं कुछ बोलता हूं, आप उनको ध्यान रखिएगा। ये बातें अपन पहले के वीडियो में थोड़ी सी कर चुके हैं। अगर मुफ्त माल का वितरण है P&L अकाउंट, सारी मदें वही बोल रहा हूं जो मैं P&L अकाउंट में डेबिट की गई है ना, उसका समायोजन अपन को क्या करना है, अगर वो अस्वीकृत है क्योंकि वो अस्वीकृत है हमें उनको ऐड करना है। तो ये वाली मदें मैं कुछ दोहरा रहा हूं। ऐसे अगर कोई गिफ्ट है, उपहार है, भेंट, धर्मादा, शिक्षण संस्थान को अगर कोई ऐसा दान दिया गया है तो वो अस्वीकृत है। LIC का प्रीमियम चुकाया गया है क्योंकि वो निजी जीवन पर है करदाता के तो वो अस्वीकृत है। ऐसे ही पूंजी पर ब्याज खुद के लिए अगर उसको वो चुकाया गया है तो वो अस्वीकृत है। अमूर्त संपत्तियों का मतलब क्या हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेष अधिकार, अगर इनको कोई क्रय किया गया है उसकी लागत डेबिट की गई है तो अस्वीकृत है, उसे आप जोड़िए। इनका अगर राइट ऑफ किया गया है, इनको अपलेखन किया गया है तो उनको भी आप वापस जोड़ दीजिए क्योंकि इन संपत्तियों के ऊपर आप मूल्यह्रास स्वीकृत है, डेप्रिसिएशन स्वीकृत है तो वो घटाया जाएगा। असंवैधानिक कार्य करने तो कोई दंड, जुर्माना या इसके संदर्भ में कोई कानूनी व्यय हुए हैं
तो वो सारे अस्वीकृत हैं, वो आप वापस से जोड़ दीजिए इनको। ऐसे ही साझेदारी संलेख के लिए, पार्टनरशिप डीड के निर्माण के लिए अगर वकील को फीस दी गई है तो ये पूंजीगत व्यय है, ये प्रारंभिक व्यय में शामिल नहीं होता, इसलिए इसको आप जोड़ दीजिए। स्थायी संपत्ति का अगर कोई निर्माण करवाया गया है, उससे संबंधित व्यय, या कोई बहुत टूटी फूटी संपत्ति क्रय की गई है और उसके ऊपर आमूलचूल परिवर्तन करके फिर उसको काम में लेने की बात है, तो ऐसे व्यय सारे पूंजीगत हैं, अस्वीकृत होंगे। ऐसे ही कर्मचारी या परिवार को स्वेच्छा से या उदारता से कोई राशि दी है, भेंट दी है, या मृतक कर्मचारी के विधवा को कोई पेंशन दी जा रही है, तो ये भी अस्वीकृत है। ऐसे ही बैंकिंग कंपनी के अलावा अन्य करदाता को ग्राहकों को दिए गए ऋणों की जो डूबत राशि है, ग्राहकों को, है ना, कस्टमर, इसका मतलब वो काम ही यही कर रहा है कि ऋण देता है और बदले में ब्याज लेता है, तो पर इसके संदर्भ में कोई भी डूबत राशि है, डूबत का आयोजन है, वो अस्वीकृत है। राजनीतिक पार्टी को अगर कोई चंदा दिया गया है या उसकी राजनीतिक पार्टी की सोविनियर में कोई विज्ञापन दिया गया है, तो ये भी अस्वीकृत है। समस्त प्रकार के प्रावधान, प्रोविजंस अस्वीकृत है। प्रपोज्ड डिविडेंड अस्वीकृत है, ये लाभों का नियोजन है। संचयों में हस्तांतरण अस्वीकृत है, ये भी लाभों का नियोजन है। आयकर के संदर्भ के प्रावधान और एवं आयकर का भुगतान दोनों ही अस्वीकृत हैं। संपदा कर, वेल्थ टैक्स भी अस्वीकृत है। बिना टीडीएस काटे अगर नियमानुसार कोई राशि चुकाई गई है करदाता के द्वारा और उसके ऊपर टीडीएस होना था, जैसे ठेकेदार को भुगतान वगैरह, तो अगर वो टीडीएस नहीं किया गया है तो जो राशि है उसका 30% अस्वीकृत हो जाएगा, और जब यह भुगतान किया जाएगा उस समय इसको वापस स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसे ही जो डूबत ऋण है या हास के आयोजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको आप एक बार डिसअलाउड कीजिए, और इसके संदर्भ में जो वास्तविक राइट ऑफ करने वाली जो राशि है पीएनएल अकाउंट में डूबत ऋण की, वो स्वीकृत है। ऐसे ही हास में प्रोविजन है, एक बार उसको आप डिसअलाउड कर दीजिए और अपने नियमों से प्रोविजन डेप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज बनाकर उसमें से सेल प्राइस घटा के डब्ल्यूडीवी जो बचता है उसके ऊपर अप्लाई कीजिए रेट को, वो कंपटीशन जो होगी स्वीकृत हास की वो हम घटा पाएंगे, उसको हमें घटाना चाहिए। ऐसे ही नए साइन बोर्ड को लगवाने के अगर व्यय है तो ये पूंजीगत प्रकृति के व्यय है, इसको विज्ञापन व्यय की तरह स्वीकृत नहीं करना चाहिए, ये अस्वीकृत व्यय है, इसको जोड़िए वापस से। ऐसे ही कुछ व्यय ऐसे हैं जो नकद में भुगतान कर दिए जाने पर ही स्वीकृत होते हैं। आयकर विवरणी दाखिल करने से पहले उनको भुगतान कर दिया जाना चाहिए, तब वो स्वीकृत होते हैं। उसके पश्चात अगर वो व्यय किए गए तो वो अस्वीकृत की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि ईएसआई में भुगतान निर्धारित तारीख से पहले अगर भुगतान नहीं किया गया या भुगतान किया ही नहीं गया है, निर्धारित तारीख से पहले नहीं या फिर भुगतान ही नहीं, दोनों ही स्थितियों में ईएसआई यानी कि कर्मचारी के लिए जो स्टेट इंश्योरेंस है, राज्य बीमा है, उसमें भुगतान है। ऐसे ही आरपीएफ प्रमाणित भविष्य निधि में भुगतान है, सुपर एन्युएशन कोष में, ग्रेचुइटी में, कर्मचारी कल्याण कोष में। ये निर्धारित तारीख से पहले जमा है तो स्वीकृत हो जाएगी, लेकिन उस तारीख के बाद में जमा है या जमा ही नहीं करवाया गया, भुगतान ही नहीं किया गया, तो ये अस्वीकृत है। ऐसे ही वास्तविक भुगतान नहीं होने पर, निर्धारित तारीख तक वास्तविक भुगतान नहीं होने पर चुंगी, उपकर, शुल्क, कर, जमा अवकाश के बदले राशि, बोनस, कमीशन जो कर्मचारी को सेवा के बदले दिया जा रहा है, वो सब ही अस्वीकृत हो जाएंगे। ऐसे ही अगर वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है तो जो वित्त निगम है, औद्योगिक वित्त निगम है या राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो उनको जो ऋण और उनकी भुगतान की राशि है वो अस्वीकृत हो जाएगी। ऐसे ही अप्रमाणित कोष है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो वो भी, उसमें अंशदान भी डिसअलाउड है। प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का हमने यहाँ पर देख ही लिया है। अगर ओवर वैल्यूएशन इन
ओपनिंग स्टॉक है तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। और दोनों ही चीजें प्रश्न में दे रखी है तो हम नेट बैलेंस निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली क्रेडिट साइड में अगर कम है, कम लिखा हुआ है तो ऐड कर देंगे, और क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐसे ही स्वयं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अगर कोई व्यय किया गया है तो वो अस्वीकृत है। अनुमोदित कोष को दिया गया है तो वो स्वीकृत होता है, हमने पढ़ा है इसको। लेकिन अगर स्वयं के द्वारा ग्रामीण विकास के कोई व्यय किए गए हैं तो वो अस्वीकृत होते हैं। ऐसे ही 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान, चाहे वो व्यावसायिक हो, परंतु एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से अधिक का नकद का भुगतान किया गया है तो वो संपूर्ण राशि अस्वीकृत हो जाएगी। इसमें पेशेवर के संदर्भ में, इनके संदर्भ में 35,000 की राशि भी है, पर इन जनरल 10,000 से अधिक एक व्यक्ति को एक दिन का भुगतान अस्वीकृत अपन करेंगे। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हमने देखा है अस्वीकृत व्ययों को बहुत डिटेल से, पर ये अभी मैंने आज कुछ उन्हीं में से दोहराया है कि सवाल करते समय इन मदों को ध्यान में रखिए। अगर ये दिखती हैं इस प्रकार से और P&L अकाउंट में डेबिट है तो इनको वापस से जोड़ दीजिए। ऐसे ही अगर कोई स्वीकृत व्यय है और घटाया नहीं गया है तो उसको आप घटा दीजिए। जैसे मुख्यतः जैसे डेप्रिसिएशन है, एक बार आप प्रोविजन को आप लेस ऐड कर देते हैं, वापस से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कैलकुलेशन करने के बाद में। ऐसे ही अगर किसी पे कोई भारित छूट मिल रही है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला को या विश्वविद्यालय को या अनुमोदित संस्था को अगर कोई दान दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसके 150% की छूट होती है। तो 100% तो आपको P&L अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट किया हुआ मिल ही रहा है, 50% एडिशनल की छूट आप नीचे अतिरिक्त और दे दीजिए। ऐसे कृषि विकास के लिए भी अगर कोई इस प्रकार का भुगतान है तो परियोजना के संदर्भ में तो 50% अतिरिक्त छूट आप और दे दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए, लेस कर दीजिए उसको। ऐसे ही जो आय जो व्यापार पेशे की नहीं है, जैसे कि क्रेडिट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको वहां पे लगेगा कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इस शीर्षक की आय नहीं है, उनको भी आप घटा दीजिए। करमुक्त आय जैसे कृषि आय या पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम अगर कोई है तो वो सारी करमुक्त आय यहाँ पर आप जैसे केंद्रीय सरकार या अनुमोदित से पुरस्कार वगैरह है, प्राप्त राशि चाहे वस्तु या नकद के रूप में हो, वो करमुक्त है तो उनको छोड़ दीजिए, घटा दीजिए। पूंजी लाभ कैपिटल गेन्स हैं तो अल्पकालीन पूंजी लाभ, अगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी संपत्ति का ब्लॉक बनाकर उसमें से सेल प्राइस घटा देने के उपरांत अगर WDV शेष ही नहीं रहता तो हास भी नहीं दिया जाता, और अगर अल्पकालीन पूंजी लाभ है तो वो शीर्षक की आय नहीं होती है। ऐसी कोई आय जो इस प्रीवियस ईयर की आय ही नहीं है, क्योंकि हम लाभानी खाते के आधार पर कर रहे हैं, यानी मर्केंटाइल सिस्टम वाणिज्य के आधार पर अपन बना रहे हैं, तो इस प्रीवियस ईयर का होना जरूरी है। अगर इस प्रीवियस ईयर से संबंधित कोई आय नहीं है तो उस आय को भी आप घटा दीजिए। और ऐसे ही कोई व्यापार पेशे की आय नीचे सूचना में दे रखी है तो उसको आप जोड़ दीजिए, अगर उसमें पहले से क्रेडिट नहीं की हुई है। स्वीकृत व्यय जो P&L अकाउंट में नहीं है, जैसे मेनली भारित, मैंने अभी बोला भारित छूट जो दी जाती है वो P&L अकाउंट में आपको नहीं मिलेगी, तो उस प्रकार की मत को आप समायोजित ऐसे कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये समायोजन करने, इस अनुसार समायोजन करके हम टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस या टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रोफेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न में दी गई सूचनाओं को, राशियों को इस प्रकार से समायोजित आप कर लीजिए तो कर योग्य इस शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात हो जाएगी। धन्यवाद।